हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक की बुक का चैप्टर सेकंड का पार्ट 2। जो हमारे पार्ट्स कुछ रह गए हैं थे पहले सेकंड चैप्टर के, अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल्स एम्प्लॉयड। कहाँ पर हमारे लोग जो है ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं। जैसे कि अब हम ग्राफ 2 और 3 को देखकर हम बताएंगे। देखो, ग्राफ 2 और ग्राफ 3 प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ द थ्री सेक्टर्स इन जीडीपी। थ्री सेक्टर्स, देखो ये जो आपका ग्राफ 2 है ये कैसे कैसे बता रहा है कि कौन से ईयर से और कौन से ईयर में कहाँ कहाँ तक किस किस सेक्टर में जीडीपी जो है ज़्यादा बढ़ी। तो एज़ यूजुअल देखने में क्या दिख रहा है हमें कि ज़्यादा जीडीपी में कौन साथ दे रहा है, हमारा कौन सा सेक्टर, वो है टेरिशरी। Now you can see directly that the changes in importance of the sectors over the 40 years. आप 40 years में changes देख रहे हो कि 40 years में पहले प्राइमरी सेक्टर भी साथ देता था, है ना। अब जो है 2013 और 14 को देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर कम हो गया है और टेरिशरी भी बढ़ा है, और टेरिशरी इतना बड़ा है और सेकेंडरी जो है वो कम बढ़ा है। द टेरिशरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर्स आर नॉट क्रिएटेड इनफ जॉब्स, मोर देन द हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर्स। अब यहाँ पर बात करेंगे सेक्टर्स की, कौन कौन से सेक्टर्स में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कि अगर 1778 की बात करें तो ज़्यादातर लोग जो है कहाँ पर एम्प्लॉयड है, वो प्राइमरी में है और टेरिशरी में देन सेकेंडरी जो है। ठीक है, अब 2017 और 18 की बात देखें तो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा है, सेकेंडरी में बढ़े हैं और टेरिशरी में भी बढ़े हैं। यानी इस मामले में देखें तो तीनों में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन प्राइमरी जो है वो बढ़ा ज़्यादा है। ठीक है, more than the half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only 1/6 ऑफ द जीडीपी। और देखो पूरी जीडीपी का जो भाग है उसमें से 1/6 जीडीपी कौन शेयर कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर। वो लोग क्या करते हैं? प्रोड्यूसिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। इन कंट्रास्ट टू दिस, द सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर्स प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस, वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस अबाउट द हाफ ऑफ द पीपल। और वो लोग जो टेरिशरी और सेकेंडरी में है वहाँ पर लोग इतने हैं कि वहाँ पर जितना निकलता है, मतलब जितना प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन जितना होता है उससे भी लेस जो है लोग वहाँ पर हैं। मतलब वहाँ काम ज़्यादा होता है लेकिन लोग वहाँ पर कम हैं। देर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज़ नेसेसरी। अब देखो स्टूडेंट्स, जो मतलब कि एग्रीकल्चर में लोग इतना इन्वॉल्व हैं कि वहाँ पर इतने लोगों की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर इन्वॉल्व है। सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल्स out, production will not be affected. In other words, workers in the agriculture are अंडर एम्प्लॉयड। अब देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या है, ये बोला गया है कि अगर वहाँ से एग्रीकल्चर से कुछ लोगों को हटा दिया जाए सो वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एग्रीकल्चर वैसा ही होगा जैसे होता है। अगर हम दूसरे वर्डों में बात करें तो एग्रीकल्चर में इतने लोगों का काम होना क्या दिखाता है हमको? अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब इज़ क्लियरली विजिबल एज ए अनएम्प्लॉयड। अब हम देखते हैं उनके पास जॉब तो है नहीं तो अंडर एम्प्लॉयड है। ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि वो जो है अनएम्प्लॉयड भी कहलाएंगे। हैंस इट इज़ कॉल्ड द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो हमें दिखती नहीं है वो एम्प्लॉयड है, आप ये कह सकते हो, क्योंकि वो खेतों में काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में स्टूडेंट होता क्या है कि उनके पास जो है रोजगार नहीं होता, तो उनके पास ऑप्शन क्या होता है कि अपनी खेती बाड़ी में लग जाते हैं। देयर आर लाख्स ऑफ पुअर फार्मर्स इन इंडिया। जैसे कि आपने लक्ष्मी का इसमें पार्ट देखा होगा, एनसीईआरटी में सब वो दे रखा है उसमें एग्जाम्पल में। ऐसे ही जो है बहुत पुअर फार्मर है इंडिया में। दिस मीन्स दैट इवन इफ़ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विल नॉट सफ़र। एग्रीकल्चर जो है सफ़र नहीं करेगा अगर वहाँ से कुछ लोगों को हटाकर हम टेरिशरी या सेकेंडरी या फिर किसी और काम में उनको लगा दें। द इनकम ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वुड इंक्रीज द टोटल इनकम। अब जो है अगर उन लोगों को हम किसी दूसरी जगह लगा देंगे तो उनकी क्या होगा? फैमिली का प्रोग्रेस होगा, वहाँ की क्या होगी? इनकम जो है इंक्रीज होगी। और देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट
कैन बी ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स, दूसरे दूसरे सेक्टर्स में भी होता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल देर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। अब देखो कुछ जो है थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर होते हैं जो कि अपनी रोज रोज की कमाई करते हैं, जैसे कि सर्विस सेक्टर में भी है और टेरिशरी सेकेंडरी जो है इनमें अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, प्लम्बर, रिपेयर पर्सन और अदर डूइंग ऑड जॉब्स। अब देखो क्या है कि प्लम्बर की जॉब कोई परमानेंट नहीं है ना, उसे अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा तो वो किसी इंडस्ट्री में काम कर लेगा वह थोड़े टाइम के लिए, मतलब बिल्कुल ऐसा है कि कोई चीज़ उसकी सिक्योरिटी नहीं है उसकी जॉब की, उसकी जॉब कभी भी जा सकती है। प्लम्बर क्या होता है, जब ज़रूरत होती है तभी तो बुलाते हैं, हम किसी प्लम्बर को फिक्स करके थोड़ी रखते हैं कि हाँ तू रोज़ मेरे घर आई हो, है ना। तो मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे, तो उनको जो है रोज जो है काम नहीं मिलता। द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार, सर्विस सेक्टर में देखते हैं क्या देखते हैं कि जो कार्ट होता है तांगे वाले होते हैं और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड होल डे बट द अर्न वेरी लिटिल। देखो जो ठेलियों में लोग सामान बेचते हैं उनकी जो है वो बेचते हैं, वो खरीद के भी तो लेके आते हैं, उनकी सारा दिन बेचारे अपने काम में लगा देते हैं, लेकिन उनकी अर्निंग क्या होती है, बहुत लेस हो जाती है, उनको इतनी कमाई मिलती ही नहीं है जितना वो अपना होल डे जो है अपने काम में निकाल देते हैं। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटी, ये इसलिए उस काम को करते हैं क्योंकि उनके पास कोई बेटर अपॉर्चुनिटी होती ही नहीं है। अब देखो स्टूडेंट इसमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कैसे एम्प्लॉयमेंट को जो है बढ़ावा, रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट को स्पेंड सम मनी ऑन बैंक्स और कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरिगेट द लैंड। जैसे कुछ फार्मर्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करना चाहिए बैंक के द्वारा, और ताकि वो अपने लिए एक कुआं खुदवा सकें पानी की सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चर में लगता है इरिगेशन के लिए, सो वो यूज़ कर सकें। न्यू डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल्स आर डंग टू इरिगेट मैनी सच फार्म्स, और कैनाल्स और डैम्स बन जाए ताकि फार्म्स को पानी भर, जो फील्ड रहती है उसको फार्म्स को दिक्कत ना आए। दिस कुड बी लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इट सेल्फ रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब वो बनेगा तो वहाँ पर जरूरत होगी, उस वहाँ पर काम करने वाले लोगों की, लेबरों की जरूरत होगी, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट फैलेगा, उसके बाद भी आपको जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन, storage of crops or makes better rural roads so that the mini trucks reach everywhere। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जगह जगह पर क्या पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में, ताकि रोड अच्छी बन जाए। स्टोरेज क्रॉप्स का गोडाउन, ऐसे सरकारी गोडाउन बनाने चाहिए कि वहाँ पे जो है क्या हो कि क्रॉप्स रख सकें, मिनी ट्रक्स ऐसे हो ताकि हर गली नुक्कड़ से वो जा सके। द लोकल बैंक गिव्स अ क्रेडिट एज रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोकल बैंकों को थोड़े कम इंटरेस्ट में जो है क्रेडिट देना चाहिए, सो दैट दे विल बी बाय ऑल दीज थिंग्स इन टाइम, ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर के लिए सामान, फर्टिलाइज़र वगैरह खरीद सके, अपनी लैंड को कल्टीवेट कर सके और पानी के साथ साथ, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम्स क्या इंट्रोड्यूस करेंगी कि वो दिक्कतें जो है ख़त्म हो जाएंगी। वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट टू द फार्मर्स फॉर फार्मिंग टू इम्प्रूव, और चीप एग्रीकल्चर खेती पर जो है उनको क्रेडिट देना चाहिए ताकि वो अपनी खेती जो है एग्रीकल्चर के टेक्निक्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करवाएं। प्रोमोट एंड लोकेट द इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज वेयर एज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल बी एम्प्लॉयड, जैसे कि इस तरह की चिमनी हर जगह बनवाएं। चिमनी जो है फैक्ट्रीज में होती है, इंडस्ट्रीज में होती है, वहाँ पर एरियाज में लगाएं जो ना कि ज़्यादा विलेज में आता है ना ही ज़्यादा अर्बन एरिया में आता है। सो वहाँ पर इंडस्ट्रीज करवाएं ताकि लोगों को जो है एक रोजगार मिले। ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज कुड गिवन द अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स लाइक टमाटोज एंड अनियन टू सेल देम व्हेन दे प्राइस इज गुड, और जो है उनको कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करें किसके लिए, उनके पोटैटोज़ और अनियंस जो प्रोड्यूस करेंगे उनके लिए, ताकि जब उनके प्राइस थोड़े से अच्छे हों सो वो अपने वेजिटेबल्स को सेल कर पाएँ। सेट अप द इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक पोटैटोज, स्वीट पोटैटो, राइस, वीट, टमाटो, फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड द
market. This will be provide the employment in industries located in the semi rural areas and not necessarily in large urban areas. ऐसी इंडस्ट्रीज जो है सेटअप करानी चाहिए जो इन प्रोसेस में अपनी हेल्प करें, जो है मैंने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के नाम लिए हैं, ताकि लोग जो है इनको बाहर जो है बेच सकें। ये भी क्या होगा कि एक वो प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट। नीति आयोग के एक स्टडी के अनुसार स्टूडेंट कि अगर एक अकेले हम एजुकेशन को बढ़ावा दें, एजुकेशन सेक्टर में ही 20 लाख जॉब है। सो एक रूरल एरिया या फिर अर्बन एरिया में तो ज़्यादातर स्कूल्स होते हैं लेकिन रूरल एरिया में नहीं होते। सो अगर वहाँ पर एजुकेशन सेक्टर रखा जाए तो वहाँ पर 20 लाख लोगों की जॉब जो है लग सकती है। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ ए पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल। हर स्टेट की कुछ ना कुछ खूबियाँ होती ज़रूर हैं, ज़्यादातर खूबियाँ ही होती हैं। हमारे देश की ऐसी पहचान है कि हर देश की मतलब हर स्टेट की खूबियाँ हैं, तो उसके पास अपने आप ही एम्प्लॉयमेंट आ सकता है अगर वो क्राफ्ट में और सुंदर सुंदर चीज़ें बनाए। हर चीज़ हर जगह की अपनी एक खासियत की बात होती है। सो वहाँ पर क्या होगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ बनेंगी और सर्विसेज लाइक वहाँ पर आईटी भी पहुँचेगा। सो इसका क्या होगा कि लोग जो है वहाँ पर भी एम्प्लॉयड होंगे और उस स्टेट, उस गांव और उस शहर का भी डेवलपमेंट होगा। फॉर एग्जांपल द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन, यही नीति आयोग की स्टडी जो है बोलती है इफ़ टूरिज्म एज ए सेक्टर इज़ इम्प्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन द 35 लाख पीपल। अगर टूरिज्म जो है वो उस एरिया का बढ़ेगा तो हम लोग खुद जो है 35 पीपल लोगों को एम्प्लॉयड कर सकते हैं। अब हम आते हैं मनरेगा। मनरेगा जिसकी फुल फॉर्म है आपके सामने लिखी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द इंडिया। इतनी डिस्ट्रिक्ट में जो है अप्लाई हुआ है मनरेगा। सेंट्रल लॉ ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस लॉ को लागू किया है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जो मैंने फुल फॉर्म बताई है वो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क और वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटेड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, जो काम करने के योग्य हैं और जिनको काम करने की ज़रूरत है वो रूरल एरियाज़ के लोगों को 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिलवाएगा कि 100 दिनों के लिए आपको रोज़गार दिलवा लेगा 1 साल के अंदर। ठीक है, इफ़ अ गवर्नमेंट फेल्स टू इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अगर गवर्नमेंट जो है उन ड्यूटी को फुलफिल करने में क्या हुआ, फेल हो गया, तो वो जो है अलाउंसेस देगा अनएम्प्लॉयड लोगों को, कुछ पैसे देगा उनको। अब हम बात करते हैं अच्छी बात की, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है स्टूडेंट्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कवर द इंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स आर रेगुलर। ऐसी जगह जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो रेगुलर रहता है, कभी आपकी एम्प्लॉयमेंट जा नहीं सकती। ठीक है, और दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट्स एंड दे हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर किए जाते हैं, सो ये रूल्स एंड रेगुलेशन को सारे फॉलो करते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वर्कर क्या होते हैं, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मजा उठाते हैं कि उनको पता है कि उनकी जॉब जल्दी आसानी से नहीं जाएगी, आसानी से नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स, लेकिन अगर प्रोसेस चालू करें तो उनकी जॉब भी जा सकती है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जा सकती जितना कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है कि काम छुट्टी कर ली तो हटा दिया, ऐसा ऐसा नहीं होता वहाँ पे। दे आर एक्सेप्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स में जो है उनकी 6 घंटे 8 घंटे की नौकरी होती है, तो उन्हें फिक्स आवर्स में जो है काम करना पड़ता है। इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर्स। अब वो क्या करते हैं कि अगर उनकी जो है पेमेंट ज़्यादा भी हो सकती है अगर वो ओवर टाइम करते हैं, तो दे गेट पेड लीव भी होती है, उनको छुट्टियों की भी पेमेंट मिलती है, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़ में उनकी पेमेंट भी मिलती है, और फंड भी होता है उनके पास जो उनको मिलते हैं, पीएफ फंड भी बोलते हैं उसको। ओके, दे आर
सपोज टू गेट द मेडिकल बेनिफिट भी मिलते हैं उनको, रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर काम करते हैं। और जो फैक्ट्री का मैनेजर क्या होता है, उनको ये इंश्योर कराता है फैसिलिटी कि उनको ड्रिंक वाटर, पीने का पानी साफ़ सुथरा, और जो जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट जो है सेफ हो उनके लिए। व्हेन दे रिटायर दीज वर्कर गेट पेंशंस एज वेल, और वो जब रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन भी मिलती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द स्मॉल एंड सेक्टर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये लोग जो है गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाए जाते, तो ये कोई भी मतलब किसी ने दुकान खोल ली, अगर कुछ लोगों को अपने पास काम करवाना है तो वो रोज़ की थोड़ी कमाई दे देगा, जिस दिन दुकान खोलेगा उस दिन बुलाएगा, जिस दिन नहीं खोलेगा उस दिन नहीं बुलाएगा। तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो क्या कहते हैं, रोज़गार जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, ठीक है। और गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं है इसमें। देयर आर द रूल्स एंड रेगुलेशन, बट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं लेकिन उनकी कोई फॉलो नहीं करता। जॉब की जो पेमेंट होती है वो बहुत लो पेड होती है और रेगुलर भी नहीं होती, और उसके आवर्स जो है फिक्स नहीं होते। पेड लीव्स, हॉलीडेज़ कुछ नहीं होता। अगर आपने बीमार होने पर लीव वगैरह ले ली है तो आपके, अगर शायद आपने झूठ बोल दिया है या फिर कोई दूसरी दिक्कत है, तो वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी वो आपको अनएम्प्लॉयड कर देंगे, बेरोजगार कर देंगे, वो आपको वहाँ से हटा देंगे। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन द रूरल एरियाज़ में कैसे करेंगे? द ऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्रोमाइज एज ए लीड वो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर, आर्टिशंस और सच एज द वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, ये सब होते हैं। दीज फार्मर नीड टू सपोर्टेड थ्रू द एडुकेट फैसिलिटी, टाइमली डिलीवर ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटी एंड मार्केट आउटलेट्स। इन लोगों को क्या स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट में की 3 लाइन्स है, इनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि एक फार्मर को, छोटे से फार्मर को अगर टाइम पर उसके एग्रीकल्चर सीड मिल जाए, फैसिलिटी मिल जाए, तो उनको लोगों को यहाँ काम ही करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये काम कौन करवाएगा? ये उनको गवर्नमेंट हेल्प पहुँचाएगी। और इन द अर्बन एरिया में क्या दिक्कत होती है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कंप्राइजेज मेनली द वर्कर्स इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे मोटे कस्बों में जो काम करते हैं, कैजुअल वर्कर जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, ट्रेड करते हैं छोटा मोटा, तो उन लोगों को गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करना चाहिए? रॉ मटेरियल, मार्केटिंग ऑफ आउटपुट, और कैजुअल वर्कर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया नीड टू बी प्रोटेक्टेड। और इस तरह जो है गवर्नमेंट अगर उन लोगों की हेल्प करेगी तो चारों तरफ से जो है उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। इस तरह जो है वहाँ के लोग जो है प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स और प्रोवाइड्स ऑल द सर्विस। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? गवर्नमेंट जो है सारे एसेट और सर्विस प्रोवाइड कर देती है, जैसे कि रेलवे, पोस्ट ऑफिस जो है एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर का। द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता स्टूडेंट्स, लोगों को फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करना होता है। वो अपनी जो गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उनका मेन मकसद ही फैसिलिटी होता है, ज़्यादा अर्निंग नहीं होती। गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू द टैक्सेस, अब जो है हम टैक्स देते हैं, उनसे भी वो पैसे कमाते हैं ताकि हमारी फैसिलिटीज़ को वो फुलफ़िल कर सके। जो पिक्चर आ रही है देख सकते हो आप, ये सब पब्लिक सेक्टर में आते हैं, ठीक है। देन अब आएंगे प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इन द हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी। एक कंपनी और प्राइवेट के हाथ में रहती है, वहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का कोई हाथ ही नहीं होता। जैसे टाटा आयरन, स्टील कंपनी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये सब कौन है? ये सब जो है प्राइवेट है, ठीक है। ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चलाएंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं चलेगा। इनका मेन मोटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। दीज आर द सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज ए होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड अ रीजनेबल कॉस्ट। जैसे कुछ थिंग्स ऐसी होती है स्टूडेंट जो प्राइवेट सेक्टर जो है प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि उसका कोई रीजनेबल कॉस्ट उन्हें कोई प्रोवाइड नहीं करवाता। कोई चीज़ है, फैसिलिटी है, बड़ी है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? ना पैसे दूसरों से मांग सकते हैं, ना अपना पैसा लगा सकते, क्योंकि वो जो है एक हाई कॉस्टेबल चीज़ है। एग्जाम्पल,
कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स, ये सब क्या है, ये सब ज़्यादा पैसे वाली चीज़ है ना। तो इसमें क्या होता है, थस द गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन लेता है, गवर्नमेंट लेता है, और ताकि वो लोगों की नीड्स को मीट कर सके। द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज वीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स एट फेयर प्राइस। जो भी प्राइस चलता है फार्मर से जो है गवर्नमेंट जो है वीट और राइस की प्राइस लेती है फेयर प्राइस में, जो भी प्राइस उसका चल रहा होता है, और उसको जो है गोडाउन में स्टोर करके लोअर प्राइस में राशन शॉप में जो है कंज्यूमर को देती है लो प्राइस में। ठीक है, इन दिस वे गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है फार्मर्स को उससे फेयर प्राइस में लेके, और कस्टमर्स को कि उसे जो है लो प्राइस में प्रोवाइड करती है। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी भी देती है और हेल्थ भी फैसिलिटी देती है, रनिंग द प्रॉपर स्कूल, प्रोवाइडिंग इक्वालिटी एजुकेशन, और पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये सब क्या है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इंडिया में लिटरेसी रेट स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, लोग जो है मतलब कम पढ़े लिखे होते हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है उड़ीसा का 40 है, मध्य प्रदेश का 48 है, इज़ हायर देन द सम पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्या है कि कुछ गरीब देश हैं दुनिया के, उनके भी रेट से भी रेट ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि क्या बुरी कंडीशंस है। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एक्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज, कौन कौन सी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे उनको सेफ वाटर प्रोवाइड करना, हाउसिंग प्रोवाइड करना, घर प्रोवाइड करना, गरीब लोगों को फूड तो वो प्रोवाइड करते हैं थ्रू राशन शॉप्स। और उनकी ड्यूटी क्या है, ऑल्सो इग्नोर द टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री थ्रू द इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरियाज। जैसे कि मोस्ट ट्राइबल एरियाज होते हैं ना स्टूडेंट्स, जो ट्राइब्स होती हैं, शेड्यूल कास्ट होते हैं, इनको इग्नोर किया जाता है, इनको जो है ज़्यादा जस्टिस नहीं मिलता। तो इन लोगों की ड्यूटी, उन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि लोगों को भी ज़्यादा अटेंशन दें और इनकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सॉल्व करें। आपका ये चैप्टर जो है वो बहुत लेंदी है। सो अगर आप इसे डीपली रीड करोगे या डीपली 2-4 बार सुनोगे, सो ये बहुत बहुत ईजी है, ये आपके माइंड में जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।